कालीगुला स्टोरी। महफिल आबाद थी। सोने के प्यालों की हल्की सी खनक, मंद संगीत की सुरभि और रोम के सबसे ताकतवर लोगों की हंसी। सीनेटर, मंत्री, रईस और सेनापति सब अपनी अपनी थाली में व्यस्त थे। जैसे सत्ता के इस दरबार में कोई तूफान कभी उठ ही नहीं सकता था। लेकिन तभी महल की ठंडी हवा चीरता हुआ एक आदेश गूंजा। तुम उठो। ये आवाज थी रोम के सम्राट कालीगुला की, और जिसके लिए थी वो एक सीनेटर की सुंदर मर्यादित शालीन पत्नी। वो स्त्री धीमे धीमे उठी। उसकी आंखों में डर था, मगर चेहरा पत्थर जैसा शांत। ना चीख ना विरोध, जैसे पूरी दुनिया अचानक निर्वात में बदल गई हो। कालीगुला ने उसे अपनी ओर बुलाया, और फिर उस भरी सभा के बीच, उसी संगीत, उन्हीं हंसते चेहरों, उन्हीं रईसों के बीच वो उसे धीरे धीरे निर्वस्त्र करने लगा। महफिल की रौनक जमी रही। किसी ने नजरें नहीं उठाई, ना उसका पति, ना उसका युवा पुत्र। जैसे एक अत्याचारी सम्राट का ये अपमान रोम की रोजमर्रा की कहानी हो। कुछ पलों बाद, जब वो पूरी तरह निर्वस्त्र हो चुकी थी, कालीगुला ने उसे अपनी बाहों में उठाया और राजमहल के पीछे बने एक गुप्त कक्ष में लेकर चला गया। सब जानते थे कि भीतर क्या घटने वाला है, पर पूरी महफिल में सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि महफिल में हल्का सा संगीत अब भी बह रहा था। सितार की नर्म थाप, बांसुरी की कोमल धुन और कलाकारों की धीमी ताल, सब कुछ यूं चल रहा था मानो इस कक्ष में कोई तूफान उठ ही नहीं रहा हो। इधर सेवक चांदी की थालियां लिए एक एक मेहमान को जाम और व्यंजन परोस रहे थे, इतनी सलीके से, इतनी शांति से, जैसे इस महफिल में अपमान, डर और सत्ता का आतंक किसी और ही दुनिया की बात हो। और डर की एक अदृश्य जंजीर जिसमें हर गला बंधा हुआ था। करीब 10-12 मिनट बाद कालीगुला वापस लौटा, और उसके पीछे वो स्त्री अब भी निर्वस्त्र थी। उसने बिना किसी प्रतिरोध के सबके सामने अपने वस्त्र फिर से पहने और चुपचाप वहीं बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कालीगुला के खेल की ये अभी शुरुआत थी। वो पागलों की तरह हंसने लगा और उस स्त्री के प्रदर्शन को अंक देने लगा। चलने के 10 में से 5, बिस्तर पर लेटने के 10 में से 6, और गुप्त कक्ष में हुई हर क्रिया का अलग अलग स्कोर दिया जा रहा था। फिर उसने ताली बजाते हुए घोषणा की, इस स्त्री के कुल अंक इतने हैं। और पूरी सभा को ताली बजानी पड़ी, और उस स्त्री को भी, उसके पति को और पुत्र को भी ताली बजानी पड़ी। किसी को यह अधिकार नहीं था कि वो सिर भी हिलाए। यही था कालीगुला। कहानी सुनकर लगता है कि किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड के विलन की बात हो रही है, लेकिन नहीं, ये थी महान रोमन साम्राज्य की असली हकीकत। और आज मैं डॉक्टर निशा शास्त्री आपको सुनाने जा रही हूँ इस क्रूर, सनकी और पागल सम्राट कालीगुला की भयावह और रोमांचक कहानी। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी आपके दिल में एक सिरहन छोड़ जाएगी। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। बात है आज से तकरीबन 2000 वर्ष पहले की, जब रोम का साम्राज्य आग की लपटों की तरह फैल रहा था, और उसकी सेना का सबसे चमकदार सितारा था जर्मानिकस। लोग उसे देवता मानते थे, लड़ाई में अजय, स्वभाव से विनम्र और रोम की जनता का सच्चा नायक था। कहते हैं वो अपने हर अभियान पर अपने 5 वर्ष के नन्हे बेटे कालीगुला को भी साथ ले जाता था। छोटे पैर, छोटे जूते, छोटे कदम, लेकिन युद्ध भूमि के बीच वही तो उसके लिए सबसे बड़ा लकी चार्म था। परंतु सत्ता की दीवारों के पीछे ईर्ष्या और षड्यंत्र सड़ते हुए घाव की तरह पल रहे थे। रोम का सम्राट टिबेरियस सीजर ऑगस्टस, जो ऊपर ऊपर से जर्मानिकस को अपना दत्तक पुत्र कहता था, धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता से ईंधन की तरह जलने लगा। और फिर एक दिन एक ऐसा भोज हुआ जिसे इतिहास के पन्ने आज भी जहर की बू के साथ याद करते हैं।
जर्मानिकस को सम्राट ने मखमली कक्षों में सजे एक राज की दावत पर बुलाया, जहां सुनहरे प्यालों में शराब थी और उसी शराब में छिपा था मृत्यु का स्वाद। कुछ ही घंटों में रोम का सबसे प्यारा सिपह सालार आंतों में जलन, शरीर में ऐंठन और खून की उल्टियों के बीच तड़पता हुआ अपने जीवन की आखिरी सांस ले चुका था। जर्मानिकस की पत्नी अग्रिपिन्ना एक दृढ़, तेज, निर्भीक स्त्री थी। उसने ये मानने से इनकार कर दिया था कि उसके पति की मृत्यु प्राकृतिक थी। उसने खुलेआम सम्राट टिबेरियस पर आरोप लगाया, तुमने मेरे पति को जहर दिया है। बस यहीं से नरक के द्वार खुल गए थे। अग्रिपिन्ना को बेड़ियों में जकड़कर एक निर्जन द्वीप पर फेंक दिया गया। कालीगुला के भाइयों को भी अलग अलग काल कोठरियों में ठूस दिया गया और इधर छोटा सा कालीगुला सम्राट टिबेरियस के महल में पाला जाने लगा, एक कैदी की तरह, पर सोने की दीवारों के भीतर। कहते हैं टिबेरियस उसे रोज बुलाकर उसकी माँ और भाइयों पर किए जाने वाले अत्याचारों को बड़े शौक से सुनाता था कि कैसे उन्हें भूखा रखा जाता है, कैसे कोड़ों से पीटा जाता है, कैसे उसकी माता उसके सिपाहियों द्वारा रौंदी जा रही है, कैसे धीरे धीरे उनकी आत्मा कुचली जा रही है। और छोटी सी उम्र में कालीगुला सिर्फ सुन सकता था, ना रो सकता था, ना विरोध कर सकता था। सम्राट उसे कठपुतली की तरह तोड़ रहा था और उसे पता ही नहीं चला कि वो उसके भीतर राक्षस का बीज बो रहा था। पर समय बदलता है। जुल्म जितना पुराना हो, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी जलन पैदा करती है। धीरे धीरे जर्मानिकस के वफादार सैनिक प्रेटोरियन गार्ड्स कालीगुला के पीछे खड़े होने लगे। सेनेट भी, जनता भी, सबको उस युवा राजकुमार में नए रोम की छवि दिखने लगी। और फिर एक रात आई, धुंध से ढकी, ठंडी और खून की गंध वाली रात। कालीगुला सम्राट टिबेरियस के शयन कक्ष में घुसा। कमरा शांत था। बुजुर्ग सम्राट असहाय लेटा हुआ था। कालीगुला ने उसी के तकिए को उठाया और उसके मुंह पर रखा, और उसकी सांसें धीरे धीरे दबकर हिचकियों में टूट गई। सुबह जब सूरज उगा तो रोम की जनता ने सुना कि सम्राट टिबेरियस की स्वाभाविक मृत्यु हो गई। हर कोई जानता था कि ये झूठ है। हर कोई जानता था कि सम्राट की आखिरी चीख किसके हाथों निकली थी, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि रोमन साम्राज्य का नया स्वामी कालीगुला अब सत्ता की कुर्सी पर बैठ चुका था। कालीगुला ने उसी दिन से अपनी मां पर हुए अत्याचार, अपने भाइयों की मौत और अपने बचपन की हर यातना का बदला पूरे रोम से लेना शुरू कर दिया था। सीनेटर, रईस, सेनापति, कोई भी सुरक्षित नहीं था। जो मानसिक जख्म उसके बचपन में पड़े थे, अब वही जख्म पूरे साम्राज्य के शरीर पर उतरने वाले थे। कालीगुला के अत्याचार की शुरुआत किसी युद्ध से नहीं, बल्कि एक भोज से हुई। वही भोज जिसका दृश्य आपने इस कहानी की शुरुआत में देखा था। सीनेटर, रईस, सेनापति, हर उच्च कुल के व्यक्ति को अपने पूरे परिवार के साथ उस दावत में उपस्थित होना अनिवार्य था, और उस भोज में हर रात वही दहशत दोहराई जाती थी। वही अपमान, विवशता, मौन चीखें और सत्ता का ऐसा खेल कि रोम के सबसे शक्तिशाली पुरुष अपने ही साय से कांपने लगे थे। कालीगुला ने जब देखा कि भय से टूटे हुए लोग सिर्फ सर झुकाकर उसके आदेश मान रहे हैं, तो उसने अपमान को एक नए और भी क्रूर स्वरूप में बदल दिया। उसने आदेश दिया कि सभी सीनेटरों, रईसों और सेनापतियों की पत्नियों और पुत्रियों के चित्र रोम की दीवारों पर टाके जाए। फिर उसने जनता को आमंत्रित किया, देखो और बोली लगाओ, जिसका चेहरा तुम्हें पसंद आ जाए उसे तुम रात भर किराए पर ले सकते हो। रोम की गलियां सड़े हुए मांस जैसी बदबूदार अफवाहों से भर गई। जनता जो इन रईस परिवारों से वर्षों से जलती थी, अब सिक्के, जेवर, यहाँ तक कि उधार तक लेकर बोली लगाने लगी, अपने ही ऊंचे वर्ग के लोगों को मिट्टी में मिलाने के लिए। और हर बोली, हर जीत, हर अपमान किताबों में लिखा जाता था। कौन सी स्त्री किस कीमत पर गई, किसके घर की प्रतिष्ठा किस रात ढह गई, सब दर्ज होता था।
इतिहास की स्याही में नहीं, बल्कि रोम की आत्मा पर। रोम की गलियों में पागलपन अब एक महामारी की तरह फैल चुका था। जो कभी सीनेटरों और रईसों की शक्ति के आगे झुकते थे, अब वही जनता कालीगुला के आदेशों में छिपे दैत्य स्वरूप का आनंद लेने लगी। लोग अब कालीगुला की ही तरह उन स्त्रियों को अंक देने लगे थे। कौन सी स्त्री कितने में बिकनी चाहिए, इस पर चर्चाएं होने लगी थी। सिक्कों की थैलियां एक दूसरे से टकराती। पुरुषों की आवाजों में वहशीपन उतर चुका था। कई लोग तो सिर्फ इसलिए ऊंची बोली लगाते थे ताकि सत्ता के इस खेल में अपने भीतर के अंधकार को संतुष्ट कर सके, ताकि ये दिखा सके कि जिस कुलीन परिवार को वे कभी दूर से नजर भर देखते थे, आज उसकी प्रतिष्ठा उनके पैरों तले कुचली जा सकती है। लोग बोली लगाते ताकि वो उन स्त्रियों का न सिर्फ यौन उत्पीड़न कर सके, परंतु उन्हें काट सके, उन्हें जला सके और उन्हें पशुओं की तरह किसी भी प्रकार उपयोग में ला सके। और सबसे भयावह बात ये थी कि उस स्त्री के परिवार को उस नीलामी में मौजूद रहना अनिवार्य था। वह देख सकते थे, सुन सकते थे, महसूस कर सकते थे कि उनकी प्रतिष्ठा कैसे ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ाई जा रही थी। लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे, बोली में हिस्सा नहीं ले सकते थे, विरोध नहीं कर सकते थे, नजरें भी नहीं मिला सकते थे। उनकी असहायता ही कालीगुला की सबसे बड़ी जीत थी। ये नीलामी सिर्फ अपमान का बाजार नहीं थी, बल्कि रोम की आत्मा पर कुचलता हुआ एक लोहे का पंजा थी। और हर घर में उस पंजे का निशान रोज गहरा होता जा रहा था। उस दिन से रोम के अभिजात वर्ग की इज्जत एक समारोह की तरह नीलाम होने लगी। जो सीनेटर कभी जनता को घूर कर देखते थे, अब उसी जनता की नजरों से बचते फिरते थे। औरतें पर्दों के पीछे कांपती थी। पुरुष अदालतों में सिर झुकाकर खड़े रहते थे, क्योंकि शहर की हर दीवार पर उनके घर की बेइज्जती की कहानी लिखी थी। कालीगुला ने उन्हें सिर्फ यातना नहीं दी थी, उनकी आत्मा तोड़ दी थी। रोम का उच्च वर्ग अब जनता के बीच से गुजरते समय अपने ही पैरों की आवाज से डरता था। किंतु किसी भी दुस्वप्न की तरह ये काली रात भी अनंत नहीं थी। जो लोग वर्षों से सम्राट की क्रूरता देखते आए थे, वही लोग अब घुटन से भरते जा रहे थे। सीनेटर, मंत्री, सैनिक और अंततः प्रेटोरियन गार्ड्स, वही जो कालीगुला की शक्ति का आधार थे। एक रात जब कालीगुला अपनी महफिल से हंसते बोलते हुए अपनी निजी कक्ष की ओर लौट रहा था, महल के अंधेरे गलियारों में स्टील की चमक फिसली। एक तलवार, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसके अपने ही गार्ड्स उस पर टूट पड़े। कहते हैं रक्त संगमरमर की फर्श पर ऐसे फैल गया मानो किसी ने लाल रंग का सागर उंडेल दिया हो। उसकी आंखों में अंतिम क्षण तक अविश्वास था कि जिन सैनिकों को उसने डर और क्रूरता से नियंत्रित किया था, वो ही उसके अंत का कारण बनेंगे। कुछ कहते हैं उन्हें भारी धन दिया गया था। कुछ कहते हैं सम्राट ने उन्हें इतनी बार अपमानित किया कि एक दिन उनकी सहन शक्ति टूट गई। पर कारण चाहे जो भी हो, कालीगुला का आतंक उसकी छाया में पैदा हुई तलवारों ने ही समाप्त कर दिया था। शक्ति जब अपनी सीमाओं से बाहर निकल जाती है और कोई व्यक्ति ये भ्रम पाल ले कि वो कानून से ऊपर है, धर्म से ऊपर है और इंसानियत से भी ऊपर है, तो उसका अंत हमेशा विनाश ही होता है। कालीगुला एक चेतावनी है कि किसी सम्राट का पागलपन पूरे साम्राज्य को राख में बदल सकता है। ये थी कहानी कालीगुला, रोम के उस पागल सम्राट की। अगर आपको इतिहास की ये अंधेरी दास्तान पसंद आई हो, तो अपने विचार मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं डॉक्टर निशा शास्त्री और मैं लाती हूं आपके लिए इतिहास के उन पन्नों में छिपी सच्चाइयां जिन्हें दुनिया अक्सर भूल जाती है। थैंक यू।